स्टेप टेपर काटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? हमें अगर स्टेप टेपर काटना है तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि का यहाँ पर प्रयोग किया जाना चाहिए? सेट ओवर विधि, टेपर टर्निंग अटैचमेंट, फार्म टूल और कंपाउंड रेस्ट स्वेलिंग द्वारा। तो हमें अगर स्टेप टेपर काटना है तो कंपाउंड रेस्ट स्वेलिंग द्वारा जो है काटना चाहिए या इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऐसे वर्कपीस को पकड़ने के लिए किया जाता है जिसके व्यास की मशीनिंग उसके होल बोर के संकेंद्रित करती हो? फेस प्लेट, मेन ड्रिल, 3 जॉ चक और 4 जॉ चक। देखिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऐसे वर्कपीस को पकड़ने के लिए किया जाता है जिसका व्यास मशीनिंग करके होल बोर के संकेंद्रित हो? यानी देखिए जिस वर्कपीस का जो डायमीटर होता है उसकी क्या की है, मशीनिंग की है, यानी उसके अंदर से मशीनिंग की है, तो उस जॉब को किसके द्वारा पकड़ा जाता है, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। तो उसे पकड़ा जाता है मेन ड्रिल की मदद से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सेंटरों के मध्य पकड़े वर्कपीस को उच्च स्पीड टर्निंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेंटर उपयुक्त होता है? बॉल सेंटर, हाफ सेंटर, पाइप सेंटर, रिवॉल्विंग सेंटर। यहाँ पर क्या करना है, हमें 2 सेंटर के बीच में जॉब को पकड़ना है और उसे हाई स्पीड से टर्निंग करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर हमें उपयुक्त होगा? तो वह होगा रिवॉल्विंग सेंटर। हाई स्पीड से टर्निंग करने के लिए रिवॉल्विंग सेंटर अधिक उपयुक्त होगा। लाइव सेंटर की नोज का शीर्ष कोण क्या होता है? मैंने पहले ही आपको इस आकृति में बताया कि लाइव सेंटर क्या होता है और वह कहाँ फिट किया जाता है। तो उसका क्या करना है, कोण जो होता है उसकी कोण की जो डिग्री है, कितनी डिग्री में होता है उसका कोण, यह हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ग, 60 डिग्री जो है उसका एंगल होता है। लेथ में ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिल को पकड़ा जाता है। लेथ मशीन में आप सोच रहे होंगे कि ड्रिल कैसे किया जाता है। लेथ मशीन में ड्रिल करने के लिए यहाँ पर टेल स्टॉक का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर जो है टेल स्टॉक में जैसे ही कॉलेट चेक में हम पकड़कर इसको बड़ी आसानी से ड्रिलिंग कर सकते हैं। और दोस्तों यह जो ड्रिल होते हैं यह बहुत ही नाजुक ड्रिल होते हैं। अगर आपने थोड़ा भी इसे अधिक प्रेशर लगाया तो यह तुरंत टूट जाते हैं। जैसे कि हम एक बार कॉलेज में ड्रिलिंग कर रहे थे, प्रैक्टिकल में आया था तो टूट गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव रेक एंगल को प्राय कैश के बने टूल पर दिया जाता है, यानी कौन से मटेरियल से बने टूल पर नेगेटिव रेक एंगल दिया जाता है? तो दोस्तों वह दिया जाता है टंगस्टन कार्बाइड के टूल पर दिया जाता है। कौन पुली हेड स्टॉक में बैक गियर मैकेनिज्म लगाया जाता है? जो हमारा कौन पुली हेड स्टॉक होता है उसमें बैक गियर मैकेनिज्म लगाया जाता है। तो वह क्यों यहाँ पर लगाया जाता है? स्पिंडल की स्पीड घटाने के लिए, स्पिंडल की स्पीड बढ़ाने के लिए, स्पिंडल की स्पीड विपरीत करने के लिए, स्पिंडल गियर से स्टड गियर तक पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। जो हमारा कौन पुली में बैक गियर मैकेनिज्म लगाया जाता है तो वह क्यों लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क, स्पिंडल की स्पीड घटाने के लिए जो है वह बैक गियर मैकेनिज्म लगाया जाता है। टर्निंग के द्वारा अच्छी फिनिश प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? ये देखिए, ये जो टर्निंग से हमें क्या करना है, अच्छी फिनिश प्राप्त करना है। तो हमें क्या करना होगा, स्पीड व फीड को बढ़ाए और फीड को घटाए, दोनों को भी यहाँ पर क्या करना है, घटाना है, इसको बढ़ाना है। स्पीड को बढ़ाए और फीड को घटाए, फीड को बढ़ाए और स्पीड को घटाए। तो क्या करना चाहिए? तो दोस्तों उसके लिए करना चाहिए हमें ऑप्शन नंबर ग, स्पीड को बढ़ाना चाहिए और फीड को जो है वह घटाना चाहिए। दोस्तों इसकी भी एक लिमिट होती है, उसके अंदर ही आपको स्पीड को बढ़ाना चाहिए और फीड को जो है कम रखना चाहिए। यानी आपको क्या करना है, लेथ मशीन की स्पीड
जो है वह ज़्यादा रखनी है और आप जो कट लगाते हैं टर्निंग के वक्त, तो उसको क्या करना है, वह कट माइक्रोन में लगानी चाहिए, जैसा कि हमारे वर्कशॉप में एमएम में कट लगाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। लेथ के हाफ सेंटर का प्रयोग किया जाता है। लेथ में जो हाफ सेंटर होता है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। वर्कपीस को हमेशा आश्रय देने के लिए, लंबे वर्कपीस की टर्निंग करने के लिए, क्योंकि वर्कपीस को लुब्रिकेंट पर जो है लेथ सेंटर में लेथ के हाफ सेंटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ। सेंटर होल के सिरे तक वर्कपीस को फेसिंग करने के लिए यहाँ पर हाफ सेंटर का प्रयोग किया जाता है। लेथ बेड की धातु होती है, जो लेथ बेड होते हैं उसकी धातु कौन सी होती है? आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैंने इसका आंसर बहुत बार आपको बताया है। तो इसका आंसर क्या है? कास्ट आयरन। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आमतौर पर सभी मशीन का जो बेड होता है वह कास्ट आयरन से ही बनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग थ्रेड को केवल फिनिश करके उसकी सही फॉर्म बनाए रखने के लिए किया जाता है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? निम्नलिखित में से यानी नीचे दिए गए में से किसका प्रयोग थ्रेड को केवल फिनिश करने के लिए, केवल फिनिश करने व उसकी सही फॉर्म बनाए रखने के लिए किया जाता है? टैप, थ्रेडिंग टूल, थ्रेडिंग चेजर और टिप्ड टूल। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर गो, चेंजर जो है इसका उपयोग किया जाता है। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेथ टूल पर चिप ब्रेकर तब अत्यावश्यक होता है जब, यानी लेथ टूल पर चिप ब्रेकर कब अत्यावश्यक होता है? तो चलिए आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैं इसका आंसर यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ख। डक्टाइल मटेरियल की टर्निंग करनी होती है और चिप्स को तोड़ना होता है, तब जो है यहाँ पर चिप ब्रेकर की आवश्यकता होती है। दोस्तों जब हम लेथ मशीन पर टर्निंग करते हैं तब क्या होता है, जो चिप्स होते हैं हमारे ऐसे गोल 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 यहाँ पर टूल के ऊपर बने होते हैं, इसलिए इसको ब्रेक करके यहाँ पर नीचे गिराने के लिए चिप ब्रेकर का यूज़ किया जाता है। टेपर टर्निंग अटैचमेंट के द्वारा किसी वर्कपीस पर टेपर काटा जा सकता है जो कि पकड़ा होता है चक में सेंटरों के मध्य में, न कि ख, क या ख दोनों से। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, टेपर टर्निंग अटैचमेंट के द्वारा किस वर्कपीस पर टेपर काटा जा सकता है, यानी कौन से वर्कपीस पर टेपर काटा जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ। यह चक में भी और सेंटरों के मध्य में भी पकड़कर यहाँ पर काटा जा सकता है। ऑफसेट की गणना करने के लिए हमें विचार करना चाहिए। ऑफसेट की गणना करने के लिए हमें विचार करना चाहिए। जॉब की कुल लंबाई, वह लंबाई जिस पर टेपर की आवश्यकता है। जॉब का व्यास, क और ख दोनों। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर घ, क और ख दोनों। यानी ऑफसेट की गणना करने के लिए हमें क्या क्या विचार करना चाहिए? जॉब की कुल लंबाई, वह लंबाई जिस पर टेपर की आवश्यकता है। इस दोनों बातों का यहाँ पर विचार करना बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी है। कंपाउंड स्लाइड विधि द्वारा टेपर काटने की लंबाई को निम्नलिखित में से किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? क्या पूछा गया है? कंपाउंड स्लाइड विधि द्वारा टेपर काटने की लंबाई को निम्नलिखित में से, यानी नीचे दिए गए में से किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? टेल स्टॉक, टॉप स्लाइड, क्रॉस स्लाइड, सैडल। तो उसको कंट्रोल किया जाता है टॉप स्लाइड की मदद से। पर टर्निंग के लिए जब टेल स्टॉक ऑफसेट किया जाता है तब टेल स्टॉक की सेंटर लाइन होती है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ग, बेड के साथ समांतर बनी रहती है।
टेपर टर्निंग के लिए जब टेल स्टॉक ऑफसेट किया जाता है तब टेल स्टॉक की सेंटर लाइन लेद बेड के साथ समांतर बनी रहती है। थ्री जॉ चक का साइज निर्दिष्ट किया जाता है। जो हमारे थ्री जॉ चक होते हैं उनका साइज कैसे दिखाया जाता है, व्यक्त किया जाता है या निर्दिष्ट किया जाता है? तो कैसे किया जाता है? प्रत्येक जॉ के साइज द्वारा, प्रत्येक जॉ की थिकनेस द्वारा, चक जो चक होते हैं चक की बॉडी के व्यास द्वारा, चक की बॉडी की चौड़ाई द्वारा। जो हमारे थ्री जॉ जो चक होते हैं उनकी साइज किसके द्वारा निर्दिष्ट की जाती है? तो चक की बॉडी के व्यास द्वारा यहाँ पर उनकी साइज निर्दिष्ट की जाती है। चित्र में टेपर टर्निंग की कौन सी विधि दिखाई गई है? आप जो यह चित्र सामने देख रहे हैं इसमें कौन सी विधि यहाँ पर दिखाई गई है? टेल स्टॉक ऑफसेट विधि, कंपाउंड रेस्ट विधि, टेपर टर्निंग अटैचमेंट विधि, फॉर्म टूल विधि। जो आप आकृति में जो यह टेल स्टॉक की विधि देख रहे हैं यह कौन सी विधि यहाँ पर दिखाई गई है? तो दोस्तों वो यहाँ पर दिखाई है टेल स्टॉक ऑफसेट विधि। ये चित्र में किस प्रकार का होल्डिंग डिवाइस दिखाया गया है? थ्री जॉ चक, फोर जॉ चक, फेस प्लेट, मैग्नेटिक चक। इसका आपको क्या करना है? इसका आपको नाम बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, यानी इसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग। इसे फेस प्लेट के नाम से जानते हैं। हाई स्पीड स्टील टूल के द्वारा 30 मीटर प्रति मिनट की कटिंग स्पीड के साथ 60 मिलीमीटर के व्यास के वर्कपीस की प्लेन टर्निंग करने के लिए चक्कर प्रति मिनट यानी आरपीएम कितने होने चाहिए? स्पीड स्टील के मटेरियल का टूल है, उसके द्वारा क्या करना है आपको? 30 मीटर प्रति मिनट की कटिंग करनी है। 60 मिलीमीटर व्यास के वर्कपीस की प्लेन टर्निंग करने के लिए आपको आरपीएम कितना रखना चाहिए? तो इसका सही आंसर कितना है? ऑप्शन नंबर ख 159 यहाँ पर इसका आरपीएम होना चाहिए। दोस्तों यह वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, इसलिए आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और इसको पूरा देखिए, क्योंकि आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आपको देखने में और सुनने में और पढ़ने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्कपीस टर्निंग करते समय फीड का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किसको ध्यान में रखना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? वर्कपीस होता है उसकी टर्निंग करते समय फीड का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से क्या ध्यान में रखना चाहिए? टूल की त्रिज्योमेट्री, आवश्यक सरफेस फिनिश, आवश्यक कूलेंट का प्रकार, उपरोक्त सभी। तो हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो हमें ध्यान में सभी बातें यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। टूल की त्रिज्योमेट्री भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए, आवश्यक सरफेस फिनिश भी ध्यान में रखनी चाहिए और आवश्यक कूलेंट का प्रकार भी यहाँ पर हमें ध्यान में रखना चाहिए। थ्रेड करने वाले कंपोनेंट पर निम्नलिखित में से किस शोल्डर का प्रयोग किया जाता है? स्क्वायर शोल्डर, रेडियस शोल्डर, अंडरकट शोल्डर, बिवेल शोल्डर। तो किसका यहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तो अंडरकट शोल्डर का यहाँ पर उस कंपोनेंट पर, थ्रेड करने वाले कंपोनेंट पर प्रयोग किया जाता है। टेपर टर्निंग की फार्म टूल विधि का प्रयोग करते समय हमें क्या करना चाहिए या क्या करना होता है? कैरेज को लॉक करना होता है, कंपाउंड रेस्ट को लॉक करना होता है, कंपाउंड स्लाइड को लॉक करना होता है, टेल स्टॉक को लॉक करना होता है। तो टेपर टर्निंग की फॉर्म टूल विधि करते समय हमें क्या करना होता है? हमें करना होता है कैरेज को लॉक। चित्र में किस प्रकार की नर्लिंग दिखाई गई है? ये जो आप यहाँ पर तिरछा रेखाएं जो देख रहे हैं इसको नर्लिंग कहते हैं और इस नर्लिंग का कौन सा प्रकार है? स्ट्रेट नर्लिंग, डबल नर्लिंग, क्रॉस नर्लिंग, डायमंड नर्लिंग। तो यह नर्लिंग का कौन सा प्रकार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ, यह डायमंड नर्लिंग है। तो अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ क्वेश्चन का आंसर अगर मैंने गलत बताया है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी
बताना ना भूलें, क्योंकि मैं चेक के द्वारा लेथ के बेड गाइड वेज को ख़राब होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। सुपरवाइज़र की सहायता लें, इसे स्क्रू जैक का आश्रय दें, इसे हैंड के साथ उठाए, गाइड वेज पर लकड़ी का पीस रखें। तो हमें क्या करना चाहिए, गाइड वेज पर लकड़ी का पीस रखना चाहिए। क्या करने से पहले माउंटिंग करते समय चक के द्वारा लेथ बेड की गाइड वेज को ख़राब होने से बचाने के लिए, यानी उसकी जो स्लाइड्स होती है उसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके ऊपर लकड़ी का टुकड़ा रखना चाहिए। फॉलोअर स्टेडी में होते हैं 1 पैड, 2 पैड्स, 3 पैड, 4 पैड्स। यानी फॉलोअर जो होते हैं वह स्टेडी में कितने होते हैं, तो वह होते हैं 2 पैड्स में। फॉलोअर स्टेडी को फिक्स किया जाता है टेल स्टॉक पर, बेड पर, सैडल पर, हेयर स्टॉक पर। यानी फॉलोअर को कहाँ फिट किया जाता है, तो उनको फिट किया जाता है सैडल पर, जो कि एच आकार का सैडल होता है। जैसा कि आपने ऊपर से देख लिया तो ऐसा एच आकार का यहाँ पर लेथ मशीन पर आपको सैडल देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारा टूल पोस्ट होता है, उसके आगे ही आपको देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं देखा है तो वर्कशॉप में जाके देख लीजिए। पहले किए हुए ड्रिल होल को बड़ा करने के लिए प्रयोग होने वाला टूल। पहले जब हमने ड्रिल किया उस होल को क्या करना है, मान लीजिए हमने ये पहले होल किया, उसका डायमीटर ये है और बाद में हमें उसको बड़ा करने हैं, तो उसको बड़ा करने के लिए कौन से टूल का यूज़ किया जाता है, तो हमें यहाँ पर बोरिंग टूल का यूज़ करना चाहिए या किया जाता है। यदि कटिंग स्पीड V मीटर पर मिनट और प्रति मिनट चक्रों में की संख्या n दी गई हो, तो जॉब का व्यास d ज्ञात करने के लिए सही सूत्र क्या होना चाहिए। आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, तो सही यहाँ पर फार्मूला क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर क, d इज इक्वल टू 1000 इंटू V डिवाइडेड बाय पाई n। हमें अगर d ज्ञात करना है तो क्या होना चाहिए, d बराबर 1000 गुणा V बटे पाई गुणा n। यहाँ पर V क्या है, V है मीटर प्रति मिनट, और यहाँ पर पाई की कीमत तो आपको पता है 22/7 या 3.14 यहाँ पर पाई की कीमत है, और यहाँ पर n क्या दी गई है, प्रति मिनट चक्रों की संख्या, यहाँ पर n दर्शाया गया है। इस फार्मूले में आपको क्या करना होता है, संख्या रखनी होती है और आपको सीधी से इसको सॉल्व करना होता है। आपको d यहाँ पर ज्ञात बड़ी आसानी से हो जाता है। हाई स्पीड स्टील के टूल का प्रयोग करते हुए माइल्ड स्टील की टर्निंग करने के लिए कौन सी रेंज की सेट की जाती है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ख, 35 से 50 प्रति मिनट की रेंज यहाँ पर सेट की जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों हम आगे भी इसके ऊपर और भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों यह सीरीज़ आगे भी चालू रहेगी, इसलिए आप अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।